नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन सी जो समस्या है, कॉमन कोल्ड जिसे हम बोलते हैं, सामान्य सर्दी जुकाम की इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं। इवन कैसे मेडिसिन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इन कोल्ड, कोराइजा, स्नीजिंग और रनी नोज या एलर्जिक राइनाइटिस में एक्चुअली हम कैसे रेमेडी को सेलेक्ट करें, कैसे डिफाइन करें कि हमें कौन सी जो मेडिसिन है वो सेलेक्ट करनी है। तो कैसे हम सेलेक्ट करें और कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सी रेमेडी इस पर्टिकुलर पेशेंट को देनी है, या कौन सी रेमेडी से हम इस जो 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 पेशेंट आपके सामने आया है, रनी नोज, कॉमन कोल्ड, पिछले 2-4 दिन से 5-7 दिन से या कुछ दिन एलोपैथी रेमेडी या दूसरी किसी सिस्टम की रेमेडी लेने के बाद आपके पास आया है, वहाँ पे स्टफी नोज भी हो सकती है, नोज जो है वो बंद भी हो सकती है। तो हम कैसे सेलेक्ट करें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि किस आधार पे हम मेडिसिन को सिलेक्ट करें, वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। हालांकि मैं पहले ही आपको प्लांट वाइज सारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी बता चुका हूं, जिनमें बहुत क्लियरली इंडिकेशन मैंने दिया है कि किस मेडिसिन को किस आधार पे आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो रेमेडी हैं उनका आधार केवल उनके प्लांट्स ही हैं। जो प्लांट्स उसमें डाले गए हैं वो प्लांट्स ही उस रेमेडी के सिलेक्शन का आधार है, और उन वो सब कंबाइंड इफेक्ट होके फिर क्या डालते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं, वो भी रेमेडी का आधार है। किस बेस पे हम जो है वो मेडिसिन को सिलेक्ट करें, तो प्लांट बेस पे हमें मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, और जो प्लांट बेस है वही हमें देखना है कि भाई जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें से हम क्या कैसे यूज़ करें। तो कॉमन कोल्ड में क्या होता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे नाक में, मोस्टली केस में वहीं पे जो है इफेक्ट आता है, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और वहाँ इन्फ्लामेशन, सूजन, ठीक है ना, रेडनेस, वो चीज़ ही इरिटेशन वहाँ पे क्रिएट करती है। उसी इरिटेशन की वजह से फिर छींकें आती हैं, रनी नोज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेंसेशन सारा का सारा हमारा, और फिर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है। और कई बार एलर्जिक राइनाइटिस, कफ, कोल्ड में जो है वो क्योंकि ओल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं हमारी गंध को पहचानने के लिए, उन ओल्फैक्टरी नर्व से भी को भी वो इफेक्ट कर देती है। तो कई बार कॉमन कोल्ड में भी, सामान्य जुकाम में भी गंध की जो अनुभूति है वो इफेक्ट कर जाती है, और कई बार स्वाद भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बहुत कम आने लगता है, या फिर अल्टर हो जाता है, कुछ कुछ कोई कुछ लगता है, कुछ कुछ जैसा लगता है। तो उसमें कई बार मीठा कम लगता है, कई बार मिर्च बहुत ज़्यादा लगती है, नमक नहीं लगता या कम लगता है, या बिल्कुल नहीं लगता है, या बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन कोल्ड में देखी गई। इसलिए अक्सर ऐसा देखा है कि किसी को जुकाम हो गया 2-3 दिन 4 दिन, फिर वो बोलता है यार कुछ अच्छा सा, तेज सा, चटपटा सा बना के लाए ताकि मुझे कुछ स्वाद की अनुभूति तो हो। जो सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल उसका थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो उसको किसी खाने की चीज़ से, या फिर जुकाम बुखार का जो एपिसोड है उसके ख़त्म होने के बाद उसका मन करता है कि कुछ अच्छा सा, सिंपल सा लेकिन तेज तीखा सा खाया जाए। तो ये इफेक्शन था, और कई बार ये जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर नेजल पोलिप्स भी इसी में बन जाते हैं, क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे जब बार बार इरिटेशन होता है, बार बार जो एलर्जेंस होते हैं उनका अटैक होता है, वहाँ पे एक्सपोजर होता है, तो वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर फिर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें लिम्फेटिक वेसल्स जो सब सब कुछ होती हैं, वो सब डायलेट कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे हिस्टामिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, और हिस्टामिन जो ब्लड क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। तो उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे एलर्जन वो एक्सपोजर हो रहा है बार बार, वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लड वेसल मिलके एक छोटा सा दाना टाइप का नीचे से वो निकल आता है, उसमें ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल जैसी चीज़ें रहती हैं। हालांकि नॉन कैंसरस होता है वो, नॉन ट्यूमर भी होता है वो, तो वो वहाँ पे डायलेट होकर नेजल पोलिप जो है बना लेते हैं। फिर वो नाक का जो नोस्ट्रिल वाला जो आपकी एयर पैसेज है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उनको वो बाधा पहुंचाने का काम करता है। तो नेजल पोलिप का कारण भी एलर्जिक राइनाइटिस या कॉमन कोल्ड अगर बहुत दिन तक रहता है तो बन सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। और आज मैं इतने अच्छे तरीके से आपको
रेमेडी का सिलेक्शन बताऊंगा, 5 6 7 रेमेडी है, उनमें से आपको 3 4 5 सेलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन बना के दे देना है उनमें से ही। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम केस में क्रोनिक चीजें भी इससे ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल आप एक्यूट कंडीशन में ही, क्रोनिक में देंगे तो वहां भी उनको आप देखेंगे कि आराम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपोजर का प्लांट है हमारे पास वो है एकोनाइट नेपल्स। और एकोनाइट नेपल्स आपने देखा होगा, उसकी प्रॉपर्टी में भी आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि ऑन सेट एकदम से होने वाली जो चीजें हैं उनके लिए एकोनाइट नेपल्स बहुत अच्छी रेमेडी है। और फिर चाहे कुछ भी हो रहा है, वो इवन पैरालिसिस भी अगर हो रहा है किसी को तो भी आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। और हमारे यहाँ F1 और RE दो मेडिसिन में एकोनाइट नेपल्स को ऐड किया गया, यानी कि F1 और RE का सिलेक्शन आपको करना है। दूसरा, RE ग्लैंडुलर जो सीक्रेशन होता है उसको भी मैनेज करती है, यानी कि जो जो सीक्रेशन नाक से बह रहा है ना, रनी नोज हो रही है और वो बहुत एक्रिड है, तीखा भी होता है कई बार वो, तो अगर वो एक्रिड है तो फिर आपको RE वहां पे सिलेक्ट करना है, लेकिन नेगेटिव में आपको लेना है, पॉजिटिव में लेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो RE को अगर नाक बहुत ज्यादा बहरी है, बहुत रनी नोज है, तो आपको F1 तो हर कंडीशन में लेना है, लेकिन नाक बहरी है, बहुत ज्यादा एक्रिड, बहुत तीखा सीक्रेशन वहां से हो रहा है, तो आपको RE का सिलेक्शन हमेशा वहां पे करना है। और नहीं तो WE का करना है। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बता दिया, RE का करना है, बहुत ज्यादा नाक बहरी है, बहुत सिचुएशन खराब है, तो आपको वहां पे लेना है RE। और लेकिन नोज ब्लॉक है और आपको लग रहा है कि सीक्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप वहां पे WE ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है स्नीजिंग, छींके आने की बात। सुबह उठते ही बहुत सारी छींके आती है, बीच बीच में भी छींके आती रहती हैं, धूल में जाने से, इधर उधर जाने से। तो एलियम सेपा इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो एलियम सेपा को हम इसमें लेंगे। तो एलियम सेपा से आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है आपकी छींक आने वाली, स्नीजिंग वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी एलियम सेपा से रिजोल्व हो जाएगी, जो P1 में ऐड करी गई है हमने। तो F1 और P1 दो रेमेडी सेलेक्ट हो गई आपकी। RE और WE में से कोई एक आप ले लें। दूसरा, WE में दो बहुत अच्छे प्लांट हैं जो कोल्ड जैसी सिचुएशन पे, कोराइजा वाली सिचुएशन पे और इवन नेजल पोलिपस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो दो प्लांट है एगरिकस और सेंगुनेरिया कैंडेंसिस। ये दो बहुत अच्छे प्लांट हैं जो हेडेक में भी काम करते हैं, हालांकि सरदर्द में भी, लेकिन ये किसी भी टाइप के कोल्ड में, कोराइजा में, स्नीजिंग में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन क्रोनिक वाली कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि WE में से क्यों कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। हालांकि एक्यूट कंडीशन में हमेशा नाक बहता है और नाक से एक्रिड डिस्चार्ज होता है, तो वहां पे आप RE ले सकते हैं। और WE आपको क्रोनिक वाले केस में ले सकते हैं, या फिर नाक नहीं बह रहा है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद S1 या S2 में से कोई एक आपको लेना है। मैक्सिमम केस में तो S1 वहां पे यूज होता है और मैं हमेशा S1 ही यूज करता हूँ। S1 S2 S10 भी मैं देखता हूँ कई बार, अगर कफ वाली सिचुएशन भी है तो P1 के साथ मैं S10 यूज करता हूँ। कफ वाली सिचुएशन नहीं है तो मैं S1 यूज करता हूँ। ठीक है। इसके बाद आपको देखना है म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या कंडीशन है। अगर नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ गले में भी प्रॉब्लम है, मतलब नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन तो इफेक्ट होगी हमेशा जुकाम में, कोल्ड में, लेकिन अगर वो गले में भी इफेक्ट है, गले में दर्द है और इरिटेशन है, गले में खराश है, ऐसी चीज है, तो आप वहां पे C13 लेंगे। C13 थ्रोट और नोज दोनों पे काम करेगा। ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT है C13, ये समझो EH का, तो आप लेंगे। दूसरा, उसमें बेलाडोना भी है जो गले में दर्द के लिए, ठीक है ना, सर दर्द के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं प्लांट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि सारी रेमेडी में प्लांट ही पड़े हैं और प्लांट की प्रॉपर्टी को ही हर एक रेमेडी फॉलो करती है। तो C13 आप देंगे, C13। लेकिन अगर थ्रोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल नोज में इरिटेशन ही है और अभी वो स्टार्ट हुआ है, तो फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है C1। ठीक है। तो S1, F1 और C1 तीन रेमेडी हमारी परमानेंट सिलेक्ट हो गई। WE में से आप देखिए आपको कौन सा लेना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर खांसी भी है साथ में तो फिर आप S1 की जगह S10 ले सकते हैं, या दूसरे कॉम्बिनेशन में S10 दे सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन हो गया। C1 या C13 में से कोई एक आपको देखना है, कोई भी दे देंगे, वैसे दोनों काम करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम प्लांट्स तो सेम ही है।
और रस्टॉक्स भी दोनों में सेम ही है। रस्टॉक्स का इफेक्ट बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप देखिए भीगने पे होने वाली चीज़ों के लिए रस्टॉक्स बहुत अच्छी रेमेडी है। और फिलहाल अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम की ही बात करूं तो सूखी खांसी के लिए रस्टॉक्स बहुत अच्छी रेमेडी है। रात में होने वाली खांसी के लिए रस्टॉक्स बहुत अच्छी रेमेडी है, और वो C1 में भी है, C13 में भी है। तो अगर आपको खांसी है तो आपको एक ट्रैक पकड़ लेना है कि मुझे एस्टैन लेना है, P1 लेना है और C13 लेना है, क्योंकि खांसी हमेशा गले से ही होगी स्टार्टिंग में, वो नीचे बाद में जाएगी। नीचे जाएगी तो P3 P4 में से आप सेलेक्ट करेंगे, वैसे P1 काम कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब आपको देखना है कि कहीं ये हेरिडिटरी तो नहीं है, या फिर हर मौसम बदलने पे ये उसको होता हो, हर बार चेंज होने पे। हर बार चेंज होने पे कोई चीज होती है, या फिर वो हेरिडिटरी है, तो इसके लिए थूजा बहुत अच्छा प्लांट होता है, और थूजा वैन 1 में डाला गया है। तो और आप जानते हैं सभी हेरिडिटरी प्रॉब्लम के लिए वैन 1 बहुत अच्छी रेमेडी है, फिर आप इसमें वैन 1 भी सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, एक S10 के साथ और एक S1 के साथ। मान लीजिए S1 F1 C1 वैन 1 WE या RE, या WE RE दोनों भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड P1। ये कॉम्बिनेशन आपको D6 में बना के देना है। आप इसको बना के रख सकते हैं ऑलरेडी अपने पास ही, या फिर साथ के साथ बना के दे सकते हैं, जो जैसे भी आपकी जो मेडिसिन आप यूज करते हैं उनसे D6 बनता है। दूसरा वही कफ वाली सिचुएशन है, तो आप इसमें S10 ले सकते हैं S1 की जगह। हालांकि S1 भी काम करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर C1 की जगह C13 ले लीजिए आप। या आपको लगता है बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बहुत ज़्यादा एलर्जी की कंडीशन उसको हमेशा रहती है, हमेशा एलर्जन उसके नोज में उसको प्रभावित करते हैं, उसके गले में उसको इफेक्ट डालते हैं, हमेशा जब भी वो धूल में जाता है छींकें स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये S1 का कॉम्बिनेशन रखिए उसको खाना खाने के पहले, और एक कॉम्बिनेशन S10 का आप बनाइए, S10 C13, और आप P1 को वहां से हटा दीजिए, P1 को यहाँ पे डाल दीजिए। S10 C13 P1 वर्वन और वाई। वर्वन वाई बहुत अच्छी रेमेडी है किसी भी टाइप की एलर्जी के लिए, वर्वन और वाई बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये एंटी एलर्जी का एक कॉम्बिनेशन आपको उसको खाने के बाद दे दीजिए। S1 खाने के पहले, S10 खाने के बाद। हमारे जो पुराने गुरु लोग हैं उन लोगों की चीजें भी यहाँ पे आ गई। और उसको क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग जिनको एलर्जी रहती है उनको पेट की समस्या रहती है, मैक्सिमम कंडीशन में कब्ज आपको देखने को मिलेगा, तो आप सलास की D4 की बनी ग्लोब्यूल या D4 की 10 20 15 20 बूंद आप उसको रात को दे दीजिए। तो आप देखिए किसी भी टाइप का जो कॉमन कोल्ड तो उसी पहले कॉम्बिनेशन से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज हम कॉमन कोल्ड पे ही बात कर रहे हैं। तो कॉमन कोल्ड के लिए आप वैसे ही रखिए। और S1 C13 P1 केवल इसी से हट जाएगा, S1 C13 और P1 F1 REWE, इसको आप यूज़ कीजिए। इसी से जो है वो सभी टाइप के जो कॉमन कोल्ड की सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है कि कॉमन कोल्ड में हम कौन सी रेमेडी यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, ये प्लांट वाइज मैंने बता दिया है। कहाँ इफेक्ट डालेगी रेमेडी ये भी मैंने बता दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपके पास से कॉमन कोल्ड का एक भी पेशेंट बिना ठीक हुए नहीं जाएगा। इवन 3 डोज से, 3 खुराक से आपका जो पेशेंट है वो उसको आराम लग जाना चाहिए। मतलब अगर आप उसको अगले दिन भी बुलाएंगे तो आपको बोलेगा हाँ मुझे बहुत आराम, और दोबारा आपके पास दवाई लेने नहीं आना चाहिए। वो सिंपल कोल्ड कोराइजा का एक्यूट जो एकदम से हुआ है वो आपके पास कोई आता है, आप उसको 10 ml 15 ml 20 ml जो भी बना के देते हैं, वो पेशेंट आपके पास दोबारा नहीं आना चाहिए। कुछ लोग आते हैं वापस, लेकिन दोबारा नहीं आने का मतलब ये है कि 3 से 4 दिन में उसकी ठीक हो जाएगी, वो फिर सीसी को भी उठा के रख देगा। कई बार तो ये पूछने के लिए आएगा आपके पास कि अब मैं इसका क्या करूं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई इसको लिख के रख लो, जुकाम की दवाई है, जब किसी को हो तो दे देना घर में। तो ये था कॉमन कोल्ड के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो देखते हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाना है जहां तक अभी अवेयरनेस नहीं है, या जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।